सूरत अधिवेशन 1907। देखिए भाई, भारत में उस समय में गुजरात, देखिए क्या हुआ था उस समय में भारत में गुजरात में सूरत में एक अधिवेशन हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कहते हैं। ये अधिवेशन कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन में से एक है, क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। देखिए छत्तीसगढ़ थे उस समय में, देखो छत्तीसगढ़ उस समय में क्या था, ये आपका मध्य प्रांत आपका, ठीक है। मध्य प्रांत से यानी कि छत्तीसगढ़ से प्रमुख तौर से 3 नेता इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। 3 नेता, वो 3 नेता इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपका पंडित सुंदर लाल शर्मा जी हो गए, नारायण राव मेघावाल, ये धमतरी के जाने माने नेता थे, नारायण राव मेघावाल, और शिवराम मंजू। तो ये 3 नेता जो है शामिल हुए, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और शिवराम मंजू जो है कहाँ गए, सूरत गए 1907 में इस अधिवेशन में भाग लिया। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि 2 प्रकार के नेता जो थे, 2 बड़े बड़े नेता। देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय में रास बिहारी घोष। कौन आपका रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय में सूरत अधिवेशन में भारत से बड़े बड़े नेता जो थे सब इसमें शामिल हुए। इसमें 2 बड़े नेता जैसे कि आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी को जानते हो कि महात्मा गांधी के क्या गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले, और बाल गंगाधर तिलक। देखिए भाई पूरा मामला को समझते हैं। 2 बड़े नेता 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक में वैचारिक मतभेद हुए। उस समय में जो वैचारिक मतभेद हुआ, क्या वैचारिक मतभेद हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदारवादी के पक्ष में थे। ये किसके पक्ष थे, उदारवादी विचारधारा के थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक जो थे उस समय में ये उग्रवादी के पक्ष में थे। देखिए भाई उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा में अंतर क्या है। उदारवादी विचारधारा के लोग ये चाहते थे कि जो पूरे भारत में साम्राज्य उपनिवेश होना चाहिए, यानी कि सरल भाषा में कहा जाए कि भारत में ब्रिटिश सरकार रहते हुए आज़ादी जो है मिले। किसका कहना है, उदारवादी का, गोपाल कृष्ण गोखले का है। सिंपल भाषा में ब्रिटिश सरकार भारत में रहते हुए आज़ादी की बात कहा जा रहा है, ये उदारवादी का है। और बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, वो चाहते हैं पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। मतलब भारत में कोई भी विदेशी यानी कि जो ब्रिटिश सरकार यहाँ रहना नहीं चाहिए, पूरा भारत को छोड़ के जाए, पूरा आज़ादी हमको मिलना चाहिए। तो ये आपका क्या है, उग्रवादी विचारधारा के, ठीक है। दोनों की विचारधारा में यही अंतर था। अब आज के वर्तमान के परिवेश में युवा वर्ग क्या चाहेंगे, उग्रवादी विचारधारा, क्योंकि कौन चाहेगा यार कि पूरा ब्रिटिश सरकार अभी भी रहे और हमको आज़ादी मिले, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए उदारवादी का सोच क्या था उस समय में। उदारवादी का ये सोच था कि ब्रिटिश सरकार अगर अचानक छोड़ के चली गई तो प्रशासन को कौन संभालेगा, भारत के प्रशासन को कौन संभालेगा। भारत में पूरे समय में क्या हो जाएगा, अराजकता का माहौल आ जाएगा। अचानक छोड़ के चली गई, चलो भाई हम तुमको पूर्ण आज़ादी करते हैं, अगले दिन परसों दिन निकल गए, तो फिर भारत के प्रशासन को कौन संभालेगा, अराजकता का माहौल होगा, हिंसा होगा। ये किसका मानना है, ये उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले और उनके सहयोगी का मानना था। बाल गंगाधर तिलक क्या बोले, अरे भैया आज़ाद करो पहले, ये ब्रिटिश सरकार को फेंको, बाहर जाने दो, हम खुद ही संभाल लेंगे। 1947 में फिर संभाले कि नहीं संभाले, ये था। तो मैक्सिमम लोग किसके सपोर्ट में जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक के सपोर्ट में जाएंगे। और यहाँ से यही विचारधारा जो है उदारवादी बन गया नरम दल में,
और उग्रवादी क्या बन गया, गरम दल में बन गया। तो उस समय में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बचपन में आपको याद कराया होगा लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, पंजाब के जाने माने नेता, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के जाने माने नेता, ठीक है, जो आगे चलकर क्या कहते हैं कि पूर्ण आज़ादी पूर्ण स्वराज के बारे में कहते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं क्या करूँगा, लेके रहूँगा। और पाल क्या कर रहे हैं, विपिन चंद्र पाल, जो बंगाल के जाने माने नेता है। तो लाल बाल पाल जो है किसमें शामिल हुए, गरम दल में शामिल हुए, और नरम दल किसमें हो गया, उदारवादी। मैं बोला था ना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गया, सभी प्रकार के लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, इसमें विभाजन होगा। भाई दो थाली को पास में रखोगे तो वो टकराएगा ही टकराएगा। दो एग्रेसिव पर्सन को रखोगे तो फिर एग्रेसिव वाले अलग हो जाएंगे, शांत वाले अलग हो जाते हैं। तो ये सूरत अधिवेशन 1907। अब इस अधिवेशन का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में पड़ा, पूरे भारतवर्ष में, यानी कि जितने भी 11 प्रांत था उस समय में, उस सभी प्रांतों में अब प्रांत में कांग्रेस क्या हो गए, विभाजन होने लग गए, बंटवारा होने लग गया, ठीक है, विभाजन होने लग गया। यहाँ पर देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ के कौन कौन नेता शामिल हुए थे, कौन कौन नेता शामिल हुए थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायणराव मेघावाले और शिवराम मुंजे, मंजू बोलते हैं, मुंजे बोलते थे, ठीक है, ये मुंजे हो गया ये ठीक है, मुंजे हो गया। अब यहाँ पर इतना समझ में आया सबको, भाई लोगों को समझ में नहीं आता है नरम दल क्या है, गरम दल क्या है। लोग क्या था, गरम दल होगा यार हिंसा वाला तरीका से आंदोलन करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। हिंसा कौन करते थे, क्रांतिकारी लोग करते थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जो थे क्या थे, क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी हमेशा अंडरग्राउंड होते थे। इन लोग क्या चाहते हैं, उग्रवादी ऐसे थे कि बाल गंगाधर तिलक एक कहना है कि एक थप्पड़ अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुमको एक थप्पड़ मारूंगा, ठीक है ना, बट विचार से मारूंगा, ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक का कहना है। ये समझ में आया यहाँ तक। अब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, देखिए भाई, छत्तीसगढ़ में उस समय में सूरत अधिवेशन यहाँ हो गया। छत्तीसगढ़ में उस समय में अब हर एक राज्यों में उस समय हर एक प्रांतों में कांग्रेस का सम्मेलन होता था। कांग्रेस का सम्मेलन, जैसे देश भर में प्रांत में राष्ट्रीय अधिवेशन, उसी प्रकार से राज्यों में क्या होता था, प्रांतीय सम्मेलन होता था। तो उस समय में रायपुर में, कहाँ, रायपुर में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, प्रांतीय सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन कब हुआ, 29 मार्च, डेट मत भूलना भाई, ये पूछा गया है। 1907 में इसका क्या हुआ, इसका प्रांतीय सम्मेलन हुआ। ये तीसरा प्रांतीय सम्मेलन था। देखिए पहला प्रांतीय सम्मेलन जो था ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में 1903 में हुआ। दूसरा सम्मेलन जबलपुर में हुआ 1906 में, कहाँ आपका, जबलपुर। और जो तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ, रायपुर में 1907 में। इसी सम्मेलन में, इसी में क्या हुआ, रायपुर जो छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस जो है विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल में दो भागों में क्या हुआ था, विभक्त हुआ था। देखिए भाई आगे समझते हैं, यहाँ तक समझ में आया, इसको अच्छे से पहले समझ लो पूरा करो। अब यहाँ से होता क्या है, देखिए यहाँ से आपका होता क्या है, अब छत्तीसगढ़ में उस समय में जो रायपुर में प्रांतीय सम्मेलन 29 मार्च 1907 को हो रहा है, उसकी अध्यक्षता, देखिए उसकी जो अध्यक्षता जो है केलकर जी क्या कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस समय में स्वागतकर्ता अध्यक्ष भी होता था। स्वागतकर्ता यानी कि समझ में आ गया, जो स्वागत करेगा, किसको किसको निमंत्रण देना है, किसको किसको नहीं देना है, ठीक है, किसको शामिल करना है वो, तो स्वागतकर्ता जो अध्यक्ष जो था, जिनका नाम था हरि सिंह गौर। कौन था, हरि सिंह गौर। अब यहाँ पर है, हाँ पूरा नाम है, शॉर्ट में बताया हो ना, हाँ RN मुधोलकर, हाँ केलकर वही है, एक ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यक्षता केलकर जी कर रहे थे, हरि सिंह गौर कर रहे थे। और स्थान था रायपुर का टाउन हॉल। कहाँ था, रायपुर का, देख लो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रायपुर का टाउन हॉल में क्या हो रहा था, ये
इसकी प्रांतीय सभा का बैठक हो रहा था 29 मार्च 1907 में। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, पूरा डिटेल समझते हैं। जैसे कि उस समय में सूरत अधिवेशन तो हो गया, अब एक बहाना चाहिए था नरम दल गरम दल में विभक्त होने का। उस समय में रायपुर के जाने माने नेता दादा साहब खापड़े, दादा साहब खापड़े, देखिए जाने माने नेता दादा साहब खापड़े ने बोला, सभी अधिवेशन के टाउन हॉल में पहुंच गए हैं, सब खड़े हुए हैं। दादा साहब खापड़े कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वंदे मातरम गीत से, वंदे मातरम गीत से हम क्या करेंगे, सभा को शुरुआत करेंगे। ये बोला दादा साहब खापड़े ने, जिस पर जो है हरि सिंह गौर स्वागतकर्ता अध्यक्ष ने क्या किया, आपत्ति जताया कि नहीं, हम वंदे मातरम गीत से क्या हम लोग नहीं करेंगे। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा भाई कि यार वंदे मातरम गीत गाने में इतना क्या दिक्कत है। आज दिक्कत नहीं है, उस समय में 1905-06 में बंगाल बंग भंग विरोधी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन हुआ बंगाल में। उस समय में वंदे मातरम गीत का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने ये बोल दिया, ये आदेश जारी किया कि जो भी वंदे मातरम गीत गाएगा सभा में कहीं पर भी, उसको क्या होगा, जेल होगा। तो हरि सिंह गौर ने इसी बात पर आपत्ति जताया, दादा साहब खापड़े को बोला कि नहीं, वंदे मातरम गीत से हम क्या करेंगे, सभा को शुरुआत नहीं करेंगे, फिर ये सभा हमारा खराब हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार इसीलिए हमको क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेंगे। ये पूरा हो रहा है, पूरा पूरा मामला चल रहा है। तो यहीं से ही फिर बहस होना शुरू हो गया, नहीं वंदे मातरम गीत चलना चाहिए, नहीं वंदे का मातरम गीत नहीं चलना चाहिए। ये पूरा बात शुरू हो गया यहाँ पर मामला। और इसी बात के बाद नरम दल और गरम दल में दो भागों में क्या हो गए, रायपुर में विभक्त हो गया। दो विचारधारा के लोग यहाँ पर क्या हो गए, विभक्त हुए। तो वंदे मातरम गीत, तो वंदे मातरम क्या है, गीत है, जानते हैं वंदे मातरम गीत के बारे में। वंदे मातरम गीत जो कि किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। एक्चुअल में जो आपका ये वंदे मातरम गीत है, ये संस्कृत और बांग्ला भाषा का मिश्रण है। क्या है, संस्कृत और बांग्ला भाषा का। 1882 में सबसे पहले ये आनंद मठ में उपन्यास में इसको शामिल किया गया था, जो बाद में आगे चलकर क्या बना, लोकप्रिय गीत बना। और हमारा जो राष्ट्रीय गान कौन है, जन गण मन, सबको पता है जन गण मन 42 सेकंड का होता है। तो ये सब चीज़ों को याद रखना, मतलब याद होगा, ये बचपन से सिखाया जा रहा है। देखिए, तो दादा साहब खापड़े ने वंदे मातरम गीत पर क्या किया कि शुरुआत करने की बात कहा गया, शुरुआत करने के लिए क्या, जिस पर अपवाद किसने उठाया, हरि सिंह गौर ने। और यहाँ पर दो भागों में विभक्त हो गया, नरम दल और गरम दल। जैसे कि नरम दल में उस समय में शामिल हुए और गरम दल, अधिकतर व्यक्तियों ने किसमें सपोर्ट किया, गरम दल में सपोर्ट किया। जैसे कि वामाराव लाखे हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ल हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ल हो गया, जो बड़े बड़े नेता में वामन राव लाखे हो गया, वामन राव लाखे हो गया, हनुमान सिंह ठाकुर, हनुमान सिंह ठाकुर, हनुमान सिंह और उदय गिरकर, हाँ बहुत लोग हैं, उदय गिरकर हो गया, माधवराव सप्रे। ये जो नेता है जो है किसमें थे, गरम दल में थे। मतलब कि उस रायपुर के पूरे हाल में, पूरा टाउन में मैक्सिमम जो नेता जो थे गरम दल की विचारधारा में चले गए, उग्रवादी विचारधारा में चले गए कि हम तो गरम दल के नेता हैं। जैसे कि आपका हरि सिंह गौर, ये हो गया, देवेंद्रनाथ राय बहादुर, देवेंद्रनाथ हो गया, ठीक है, हरि सिंह गौर, देवेंद्रनाथ और आपका सीएम ठक्कर। तो बहुत कम नेता थे उस समय में क्या थे, नरम दल में शामिल हुए। अब देखो रायपुर के टाउन हॉल में पूरे गरम दल के नेता लोग क्या है, पूरे शामिल हैं, नरम दल के नेता कम हैं। तो नरम दल के नेता ने क्या बोला, यार अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं, उचित नहीं है, अब तो खत्म ना हमारा अधिवेशन, क्या करेंगे, तो गरम दल का हो गया अधिवेशन, ये अधिवेशन प्रांतीय सभा तो गरम दल का हो गया, हमारा तो कुछ है नहीं। तो फिर हरि सिंह गौर, देवेंद्रनाथ, सीएम ठक्कर, ये सब निकल गए उस रायपुर के टाउन हॉल में। और वहाँ से करीब एक तात्यापारा मोहल्ला है, तात्यापारा में हनुमान मंदिर है, आज भी है हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर। तो तात्यापारा के हनुमान मंदिर में क्या हुआ,
उस समय में वहाँ पर जाके स्वदेशी आंदोलन पर बात रखा गया, प्रचार प्रसार उस समय में किया गया मंदिर में। बताओ, जिन्होंने शुरुआत किया उसी को बाहर कर दिया और गरम दल यहाँ पर क्या हो गया। तो ये पूरा जो है कहानी है इन दोनों का भाई, समझ में आया याद। अब हम आते हैं देश का प्रथम छात्र हड़ताल 1907। देखिए छत्तीसगढ़ में उस समय में, छत्तीसगढ़ का आपका राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में उस समय में एक स्कूल था जिसको हम बोलते हैं स्टेट हाई स्कूल, राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल। अब ये स्कूल किसका है? ब्रिटिश सरकार का है। ब्रिटिश सरकार उस समय में जो है ब्रिटिश अंग्रेजी पढ़ाई करवाया जाता था। अंग्रेजी पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उस समय में होता था। उस समय में ये क्या करते थे, अपने जो राजकुमार है, राजकुमारी है, लॉर्ड गवर्नर है, लॉर्ड डेलहौजी है, दुनिया भर का अपना ही बारे में क्या करते थे, गुणगान करते थे, पढ़ाई करवाते थे। जिस पर उस समय में एक 16 साल का एक नौजवान युवक, 16 साल का नौजवान युवक राजनांदगांव का ठाकुर प्यारेलाल सिंह, देखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो उस समय में मात्र कितना वर्ष का आयु का था, 16 वर्ष का था। 10वीं में था, उसका 10वीं क्लास में था उस समय में, 9, 10 है हाँ 1907 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने उस दिन एक दिन क्या किया कि वो खड़ा हो गया क्लास में, और क्लास में खड़ा होके बोला कि आप जो अंग्रेजी सब पढ़ा रहे हो, उनको क्या था, आपत्ति था। अब उसके आपत्ति उनसे वो तो खड़ा हो गया, उसके साथ उसका दोस्त भी खड़ा हो गया जिसका नाम था गज्जू लाल शर्मा, जिसका क्या नाम था, गज्जू लाल शर्मा। अब दोनों दोस्त ठाकुर प्यारेलाल सिंह, गज्जू लाल शर्मा खड़ा हो गया और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ, यानी कि जो ब्रिटिश पढ़ाई है उस पर आपत्ति जताए कि हमको नहीं पढ़ना है ब्रिटिश पढ़ाई, जो भी करना है तुम पढ़ो, राजा राजकुमार जो भी है। फिर जैसे कि क्लास के बीच में, क्लास कंप्लीट होने के बाद रिसेस होता है खाने पीने का जो भी है, उसी बीच में वो पूरा चर्चा कर दिया स्टेट हाई स्कूल में, और सब के सब क्या हो गए, सहमत हो गए। और उस समय सब के सब वंदे मातरम गीत के नारा लेकर सब बाहर निकल गए, और पूरा स्टेट हाई स्कूल से निकलते हुए जितने भी और भी स्कूल हैं वहाँ के छात्र को लिए और पूरे रोड में मतलब कि उतर गए। और रोड में उतरने के बाद उन्होंने इसका क्या किया, हड़ताल कर दिया। तो ये हड़ताल का उद्देश्य क्या था, इसका जो है उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी पढ़ाई के खिलाफ था। ये अंग्रेजी पढ़ाई के खिलाफ, तो बस इतना ही हुआ था। तो ये हड़ताल आज तक कोई छात्र हड़ताल नहीं किया था उस समय में, ये पहला हड़ताल था जिसको देश का प्रथम छात्र हड़ताल कहते हैं। अब चूंकि देश का है भाई तो छत्तीसगढ़ का तो होगा ही होगा, तो छत्तीसगढ़ का पहला हड़ताल कौन सा हो जाएगा, 1907 ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। फिर आगे चल के यही ठाकुर प्यारेलाल सिंह सिर दर्द बनते हैं किसका, ब्रिटिश सरकार का, आगे चल के। ठीक है, बहुत सारे हड़ताल करेंगे, मजदूर हड़ताल, सहकारिता के प्रमुख कहते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। खैर इतना लिख लो। और सपरे कांड 1908 क्या हुआ था उसको पूरा डिटेल से समझते हैं। देखिए माधव और सप्रे जो है वे अपना आदर्श किसको मानते थे, बाल गंगाधर तिलक को अपना आदर्श मानता था। माधव और सप्रे अपना आदर्श मानते थे बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने उस समय में 2 लेख लिखा था, एक तो मराठा और एक केसरी। महाराष्ट्र में मराठा और केसरी ये मराठी भाषा में लिखा जाता था। कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में उस समय में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था पूरे महाराष्ट्र भर में। बाल गंगाधर तिलक के मराठा और केसरी में लिखा था। इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो हुआ था केसरी। केसरी का सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था उस समय में। तो माधव सप्रे ने सोचा कि यार केसरी का मराठी में है, हिंदी भाषा में ये प्रकाशन इसका नहीं होता है, तो इसने क्या किया, केसरी को उसने क्या किया, हिंदी प्रकाशन के तौर पर क्या निकाला, वो उस समय बोला गया हिंद केसरी, या फिर केसरी ही कहा जाता था। भाषा में क्या हुआ था, हिंद के तौर पर नाम से ही जाना गया। ये निकाला गया 13 अगस्त 1907 को इसका क्या हुआ, विमोचन हुआ, प्रकाशन हुआ। अब माधव और सप्रे कांड ने क्या किया, देखो माधव और सप्रे कांड में क्या हुआ कि 3 डेट आपको याद रखना है।
3 डेट आपको याद रखना है। एक तो आपका 31 अगस्त 1908, पहला तो ये हो गया। तो 2 ही डेट है एक्चुअल में, 2 नवंबर 1908। ये डेट 31 में, ये 21 अगस्त यार, ठीक है ना, 21 अगस्त 1908 और 2 नवंबर 1908, ये डेट को पहले याद कर लो। पहले 2 ही डेट है, हो गया याद, सिंपल है। देखिए क्या क्या हुआ था माधव और सप्रे कांड में। देखिए हिंदी में केसरी का प्रकाशन किया। हिंदी का जब प्रकाशन किया तो उस समय में अगस्त के महीने में शुरुआती अगस्त के महीने में उन्होंने केसरी के माध्यम से 3 लेख लिखा। 3 लेख समझते हो आप, कभी न्यूज पढ़ते हो, कभी दैनिक भास्कर, कभी हरिभूमि, कोई भी न्यूज, उसके बीच में लेख लिखा रहता है, कोई नेता का, कोई पत्रकार का, देखना उसको हम लोग पढ़ते नहीं है हम लोग। नहीं, देखो उन्होंने 3 लेख लिखा। एक था देश की दुर्दशा, एक था आपका देश की दुर्दशा, दूसरा है बम गोले का रहस्य, बम गोले का रहस्य, और दूसरा और तीसरा है ये उपाय टिकाऊ नहीं है, ये उपाय टिकाऊ, यह उपाय ठीक है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है। ब्रिटिश सरकार को पहला और ये तीसरा वाला लेख से कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत ये था बम गोले का रहस्य। वहां गंगाधर तिलक ने क्या किया था, पूरा बम बनाने का रहस्य अपने लेख में लिख दिया। अब उसका जो प्रकाशन जो है बहुत फेमस था। अब जो भी युवा जो था, जो भी पढ़ा लिखा जो भी था, उसने इतना आसान तरीके से बता दिया कि जो अनपढ़ भी होगा ना वो भी बम बना लेगा, ऐसा टाइप उसने पूरा स्पष्ट दे दिया। अब क्या हुआ कि लोग बम, ब्रिटिश सरकार तो पढ़ती नहीं थी क्योंकि हिंदी भाषा में है उस समय में। अब वो लिख दिया, लिखने के बाद जो भी युवक पढ़ते थे, अच्छा ऐसा बम बनाया जाता है। फिर उसने क्या किया, बम बनाया। फिर बम बनाने के बाद ब्रिटिश सरकार के ऊपर में फेंक दिया जाता था, उनके तहसील ऑफिस में, उनके घर में, ठीक है। फिर ब्रिटिश सरकार को समझ में नहीं आया, यार इन भारतीय लोगों को बम बनाना कैसे सीख गए भाई, कैसे जान गए, कोई तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है बताया है। फिर बाद में ब्रिटिश सरकार को पता चला कि भाई ये कांड किसने किया है, ये माधवराव सप्रे ने किया है। ये पूरा माधवराव सप्रे का पूरा कांड है, इसने पूरा लिखा है, बम गोले के रहस्य के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसको इसी कांड की वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कौन से डेट में गिरफ्तार किया, 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तार किया उस समय में। अब भाई उसका क्या कांड है, क्या किसी को मारा पीटा है, क्या किसी का हत्या किया है, क्या किसी को गाली दिया है, कुछ नहीं किया है, अपना कलम का ताकत वो दिखा रहा है। अब ब्रिटिश सरकार, अब वहां से जो नेता जो थे, नेता भी विरोध करने जता, विरोध किया कि भाई तुम बिना मतलब किस व्यक्ति को तुम क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। अब ब्रिटिश सरकार भी सोच में पड़ गई, अरे यार बात तो सही है, आदमी कुछ किया ही नहीं, बस लिखा है, उसके वजह से हम थोड़ी इसको लंबे समय से जेल में डाल सकते हैं। तब ब्रिटिश सरकार ने इस पर दबाव बनाया, इस पर माधवराव सप्रे के ऊपर दबाव बनाया कि भाई तुम माफीनामा पेश कर दो, माफीनामा पेश कर दोगे तो हम तुमको क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे, छोड़ देंगे। माधवराव सप्रे अड़ गया कि मैं जो है कोई माफीनामा कोई पेश करूंगा ही नहीं, बिल्कुल पेश नहीं करूंगा, तुम मुझे मार दो, आजीवन कारावास का जेल डाल दो या काला पानी की सजा दे दो। ये माधवराव सप्रे अड़ गए थे। फिर उसके बाद आया इसका परिवार, माधवराव सप्रे का। माधवराव सप्रे के एक भाई था नारायण राव। माधवराव सप्रे का भाई कौन था, नारायण राव। अब नारायण राव और पूरे माधवराव सप्रे का परिवार को एक डर समा गया था कि भाई ये ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, हमारे माधवराव सप्रे का मार काट ना दे, कुछ कर ना दे, ये डर था। तो नारायण राव इसका भाई जो था अड़ गया था, ये बोला कि मेरा भाई, अपने भाई पर दबाव बनाया कि भाई अगर तुम माफीनामा पेश नहीं करोगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसा करके। फिर माधवराव सप्रे को चिंता हो गया, अरे यार ये भाई तो अपना जीत में अड़ गया, अब कैसा करूं। तब माधवराव सप्रे ने सोचा यार चल भाई माफीनामा पेश कर देता हूँ। फिर अपना हस्ताक्षर किया, माफीनामा पेश किया, और उसके बाद 2 नवंबर 1908 को क्या हो गए, वे रिहा हो गए। तो गिरफ्तार कब हुआ, 21 अगस्त 1908। 2 नवंबर 1908 को क्या हो गए ये, हाँ 3 महीना वे जेल में रहे, रिहा हो गए। रिहा मतलब जेल में जब था तो उन्होंने जब 3 महीने के जेल में रामदास संत, उस समय में संत रामदास
महाराष्ट्र के जाने माने ये संत हैं, संत रामदास। रामदास ने दास बोध लिखा था। क्या लिखा था? दास बोध। अब दास बोध उस समय में संस्कृत मराठी भाषा में उस समय में लिखा जाता था। तो दास बोध को उन्होंने अनुवाद करवाया। किसने? माधवराव सप्रे ने उस समय में अनुवाद किया हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। इनके अलावा रामचरित और एक नाथ चरित्र को भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद करवाया, जो मराठी भाषा में उस समय में लिखा गया था। अब भाई जेल में रहेगा तो क्या करेगा आदमी? खाली बैठे बैठे क्या करेगा? तो ब्रिटिश सरकार लिखने के लिए देती थी, लिखो भाई तुमको जो पढ़ना लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीज उन्होंने लिखा था। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं भाई, क्या पता। तो ये पूरा कांड माधवराव सप्रे कांड कहलाता है।